नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के नए एंटी टैंक ड्रोन प्रोजेक्ट की तरफ से है। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडियन आर्मी अभी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर नए जनरेशन की एंटी टैंक ड्रोन को डेवलप करने का प्लान कर रहा है, जो कि मॉडर्न बैटलफील्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होने वाले हैं। इसका मेन फोकस स्कोप केजेस और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे डिफेंसिव लेयर को न्यूट्रलाइज करने का होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूक्रेन वॉर के दौरान ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम ने काफ़ी मेन बैटल टैंक को डैमेज किया था, लेकिन मॉडर्न टैंक जैसे कि चाइना के टाइप 99 या पाकिस्तान के अल खालिद टैंक अब कोप केजेस और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे फीचर के साथ मॉडिफाई किए जा चुके हैं, जिससे रेगुलर ड्रोन वॉरेट उनके ऊपर इतना असर नहीं डाल सकते। तो अभी जिन एंटी टैंक ड्रोन को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, इनका सबसे पहला स्पेसिफिकेशन जीपीएस इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होने वाला है, यानी कि ऐसे ड्रोन जीपीएस स्पूफिंग या जैमिंग वाले एनवायरनमेंट के अंदर भी सही से ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए इसमें आईएनएस टेरेन मैचिंग या एआई बेस्ड विजुअल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। बेंगलुरु बेस्ड एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यूज का इंडिया की तरफ से भी अभी इस तरह के एआई ड्रिवन विजुअल नेविगेशन ड्रोन का सक्सेसफुल ट्रायल किया जा चुका है। ड्रोन्स का दूसरा मेजर अपग्रेड इनमें इस्तेमाल होने वाली टैंडेम एंटी टैंक वॉरेट होने वाला है, और तीसरा मेजर फीचर इसमें एआई बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन और ऑटोनॉमी सिस्टम होने वाले, जिस वजह से ड्रोन मॉडर्न एटीआर सिस्टम के साथ आने वाले, जिससे ये खुद टारगेट को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होने वाला है कि कॉस्ट इफेक्टिव होने वाले, और एक एस्टिमेशन के मुताबिक हर एक ड्रोन का यूनिट कॉस्ट 1.5 लाख के अंदर ही होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि किसी भी इंपोर्टेड सिस्टम के मुकाबले कई गुना कम होने वाले हैं। अगला अपडेट रफाल और उसमें इंडियन वेपन्स के इंटीग्रेशन को लेकर है। अभी जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी ऑफिशियली बात कंफर्म किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने रफाल जेट में किसी भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम को फ्रीली इंटीग्रेट कर सकता है, और पहली बार ओपनली डसॉल्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से इसमें कोई भी लिमिटेशन रखा नहीं जा रहा है, और ना ही किसी भी तरह की वेपन सिस्टम का कोई रेस्ट्रिक्शन रखा जाने वाला है। यानी कि अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो वो अस्त्र सीरीज की कोई भी मिसाइल को, यानी कि अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 या फिर इवन फ्यूचर में अस्त्र मार्क 3 को भी रफाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही हमारे एयर टू ग्राउंड मुनिशन जैसे कि सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट बॉम्ब्स या डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले बाकी एयर टू सरफेस सिस्टम को भी रफाल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। डसॉल्ट एविएशन ने यह भी कंफर्म किया कि उनका टेक्निकल टीम इंडियन काउंटर पार्ट के साथ मिलकर हर इंडियन ओरिजिन वेपन सिस्टम के लिए कस्टमाइज इंटीग्रेशन सोल्यूशन को डेवलप करने वाला है। और डसॉल्ट के मुताबिक रफाल का ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम इसमें मल्टीपल टाइप के एमुनेशन को और वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना अलाउ करने वाला है, चाहे इंडिजिनस हो या फिर इंपोर्टेड सिस्टम हो, सभी को प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक राम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच एक मेजर लिमिटेशन भी सामने आई है, क्योंकि डसॉल्ट का कहना है कि भले ही वो भारत को अपने हिसाब से रफाल में कोई भी वेपन को इंटीग्रेट करने की परमिशन देने वाले, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो रफाल का सोर्स कोड भारत के साथ शेयर नहीं करने वाले, जिस वजह से भारत खुद के दम पर कोई भी वेपन को रफाल में इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले फ्रांस से परमिशन लेने की जरूरत पड़ने वाली, और किसी भी वेपन को रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन अच्छी बात यह कि वो अभी सभी इंडियन ओरिजिन वेपन को रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए फुल सपोर्ट को प्रोवाइड करने वाले हैं। और डसॉल्ट का कहना है कि सोर्स कोड को इस वजह से कंप्लीटली भारत के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रफाल के रडार और एवियोनिक्स सिस्टम में काफ़ी सारा जो मेजर पार्ट होता है वो थेल्स कंट्रोल करता है, जो कि डसॉल्ट की अथॉरिटी के बाहर होता है, और इसी वजह से वो डायरेक्टली भारत के साथ सोर्स कोड को शेयर नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट Su-57E फाइटर जेट की तरफ से है। अभी रशिया की तरफ से जो Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया गया था, उसमें अभी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आ रही है। सोर्सेज के मुताबिक भारत की तरफ से एक कंडीशन रखा गया था कि अगर हम Su-57E को खरीदते हैं तो उसमें हमें अपना इंडिजिनस रडार और सेंसर को इंटीग्रेट करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और इसी डिमांड पर रशिया की डिफेंस एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी काफी नाराज लग रहा है। उनका कहना है कि ये कंडीशन उनके एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की प्रेस्टीज को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है या फिर हर्ट कर रहा है।
अब देखा जाए तो रशिया की तरफ से जो ऑफर दिया गया था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑफर था, क्योंकि रशिया की तरफ से Su-57E को HAL के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इवन सोर्स कोड एक्सेस के साथ भारत को ऑफर किया गया था, जो कि एक काफ़ी बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसेशन भी माना जा सकता है। लेकिन भारत की तरफ से सबसे बड़ा कंसर्न इस फाइटर जेट की एवियनिक्स के साथ जताया जा रहा था, और साथ ही भारत इसकी एग्जिस्टिंग N036 बेल का गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार को भी चेंज करना चाहता है। अब इसका मेजर कारण ये कि N036 बेल का रडार वैसे ही काफ़ी ताकतवर रडार है, लेकिन इसमें गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत के पास पहले से इससे 20 साल एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इसी वजह से भारत Su-57 में अपनी इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार का इंटीग्रेट करना चाहता है, जो कि विरूपक्ष रडार होने वाला है। और शुरू से ही भारत रशियन ओरिजिन एवियनिक्स को प्रेफर नहीं करता है, और सुखोई के साथ भी आपने देखा होगा मोस्टली फ्रेंच ओरिजिन और इजरायली ओरिजिन एवियनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जैसे कि हमारे पास सभी इंडिजिनस एवियनिक्स सिस्टम मौजूद है, तो भारत डायरेक्टली एमका के लिए डेवलप किए गए एवियनिक्स को Su-57 में इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दे रहा था, ताकि आगे चल के हमें इनको मेंटेन करने में भी आसानी होने वाली थी, और इन दोनों फाइटर जेट के बीच फ्यूचर में इंटरप्रोबेबिलिटी को मेंटेन करने में हमको आसानी होने वाली थी। अब ये डिमांड रशिया को थोड़ी सी ईगो हिट करने वाली लग रही है। मॉस्को के स्ट्रेटेजिक सर्कल का कहना है कि Su-57E के कंप्लीट पैकेज के तौर पर भारत को ऑफर किया गया था, और अगर भारत इसमें अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहता है तो ये उनकी डिजाइन इंटीग्रिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप पर सवाल खड़ा करना जैसा होने वाला है। रशिया का कहना है कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और लोकल प्रोडक्शन के साथ पहले से ही रशिया की तरफ से इस डील में भारत को काफी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से इसमें रडार का कस्टमाइजेशन इंसिस्ट करना एक क्लियर जियोपॉलिटिकल मैसेज भेज रहा है कि भारत अब इंपोर्टेड सिस्टम के ऊपर भी अपनी शर्तें लागू करना शुरू कर चुका है। अभी ईगो के चक्कर में ये रशिया को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अगला अपडेट एयरबस के A400 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर की तरफ से है। एयरबस की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि उनका A400M एटलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब अपना पेलोड कैपेसिटी को 40 टन तक इंक्रीज करने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है, और इसके लिए सिर्फ कुछ माइनर हार्डवेयर चेंजेस और सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अभी A400M की पेलोड कैपेसिटी करीब 37 टन के आसपास है, लेकिन अगर ये 40 टन के आसपास पहुंच जाता है तो ये एयरक्राफ्ट डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स की IL-76 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से ही मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MTA टेंडर को AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए फ्लोट किया गया था, जिसमें 18 टन से लेकर 30 टन पेलोड कैटेगरी की एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी स्कोप को थोड़ा और एक्सपैंड किया जा रहा है, और अभी इंडियन एयरफोर्स AN-32 के साथ साथ अपने पुराने IL-76 एयरक्राफ्ट को भी डायरेक्टली रिटायर करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जो 1980s के दौर में खरीदे गए थे, और अभी इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी रेट हमारे लिए काफी चैलेंज बन चुका है। इसी कॉन्टेक्स्ट में A400M जैसे एयरक्राफ्ट को कंसिडर किया जा रहा है, जो कि स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट या टैक्टिकल एयरलिफ्ट दोनों रोल में फिट होने वाले हैं। अभी MTA टेंडर में A400M के अलावा बाकी जो 2 एयरक्राफ्ट हमको ऑफर किया गया है, उसमें C-130J सुपर हरकुलस की पेलोड कैपेसिटी 20 टन के आसपास है, और C-390 की पेलोड कैपेसिटी 26 टन के आसपास है। तो अगर A400 सच में 40 टन की पेलोड को कैरी कर पाता है तो IL-76 का रिप्लेसमेंट के लिए एक आइडल ऑप्शन बन सकता है, लेकिन A400 में कॉस्टली एयरक्राफ्ट होने वाला है, और MTA टेंडर में 40 से 80 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से मैक्सिमम AN-32 को ही रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और IL-76 की बात करें तो हमारे पास बस 14 के आसपास IL-76 एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो सिर्फ IL-76 को ध्यान में रखकर अगर हम A400 एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं तो बजट के हिसाब से हमें काफ़ी महंगा पड़ने की उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन अगर सिर्फ इनको IL-76 को रिप्लेस करने के लिए खरीदने का प्लान किया जाता है और AN-32 को रिप्लेस करने के लिए C-295, C-390 या फिर C-130J सुपर हरकुलस जैसे एयरक्राफ्ट को कंसिडर किया जाता है, तो ये एक आइडल चॉइस होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के रैमजेट पावर आर्टिलरी प्रोजेक्ट की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक और क्रूशियल एरिया में आत्मनिर्भर होने की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन 155 mm की रैमजेट पावर आर्टिलरी सेल को फास्ट ट्रैक मोड में डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका डेवलपमेंट IIT मद्रास की तरफ से लीड किया जा रहा है, और कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी इस रेस में अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो ये एक एयर ब्रीथिंग इंजन टेक्नोलॉजी होता है, जो कि ट्रेडिशनल आर्टिलरी सेल के रेंज को 2 से 3 गुना तक इंक्रीज कर सकता है। जहां एक नॉर्मल 155 mm की आर्टिलरी सेल 40 किलोमीटर तक ही स्ट्राइक कर सकता है,
वहीं एक रैमजेट सेल 80 से 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। नॉर्वे के नामो जैसे कंपनीज पहले से इस तरीके की सेल को बना रहे हैं और वो 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले सेल को डेवलप कर चुके हैं और भारत भी अभी उस रेस में ऑफिशियली एंटर कर चुका है। अभी IIT मद्रास, IIT कानपुर, ARD और RCI मिलकर 2020 से ही इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और एरो इंडिया 2025 में इनका प्रोटोटाइप को डिस्प्ले किया गया था। फरवरी 2025 के टाइम पर भी बालेश्वर में इन इंडिजिनस रैमजेट सेल का टेस्ट फायरिंग कंप्लीट किया गया था, जिसमें 60 से 80 किलोमीटर तक की रेंज को अचीव किया गया था। इन सेल में नैविक और GPS गाइडेड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 10 मीटर की सर्कुलर एयर प्रोवेल को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको कि नॉर्मल आर्टिलरी सेल की एक्यूरेसी से लगभग 50 गुना ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कुछ ऑफिशियल का कहना है कि इन सेल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल सेम टाइप के एमुनेशन के मुकाबले लगभग 5 गुना कम होने वाला और हर एक एमुनेशन का कॉस्ट 80 लाख के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। जबकि इंपोर्टेड सेल की बात करें तो अमेरिकन ओरिजिन एक्सकैलिबर सेल का कॉस्ट 4 से 5 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं अगर हम इसको भारत में डेवलप कर लेते तो हमको कितने सस्ते पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।